राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है और उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने भी ली है। बड़ी बात यह है कि आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी था, तो बर्थडे पर बादशाह का ताज उन्हें मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और भाजपा शासित राज्यों के कई सारे मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। उसके साथ ही कई सारे केंद्रीय मंत्री आए। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत दिखाने का प्रयास किया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री पद के शपथ के साथ ही उन्होंने अपने नया स्टाफ भी नियुक्त कर लिया है, जिसमें उन्होंने अपना प्रमुख सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी और ओएसडी नियुक्त किया है। निश्चित रूप से नए मुख्यमंत्री की अपनी एक नई टीम होगी, नया विज़न होगा और उसके साथ में होगा। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी इस बात को देखते हुए कि जनरली टीवी चैनल्स वाले ऐसे दिखा रहे थे जैसे पता नहीं बहुत सदियों बाद में कोई नया राज आया है और अब बहुत कुछ बदल जाएगा, जबकि सरकारें बदलती रहती है, नए मुख्यमंत्री का चयन होता है, वो शपथ ग्रहण करते हैं। ये संविधान की एक अपनी परंपराएं हैं और संवैधानिक नियमों के तहत ही वो शपथ ग्रहण करते हैं। इसके खास बात सब लोगों के दिमाग में ये होगा कि कैसा रहा शपथ ग्रहण समारोह। 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, हालांकि लोग बाग उससे भी ज़्यादा आए तो ऐसा लगा कि पूरा जयपुर ही भर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ ही थोड़े से कार्यक्रम में बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, क्योंकि कैपेसिटी से ज़्यादा जब लोग आ गए तो उनको व्यवस्थित करने में पुलिस वालों को भी काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, कहीं में धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद में बात करते हैं अपन मुख्य मंच की, किसको कितना वेटेज मिला। मुख्य मंच पर 3 बनाए गए थे। एक जो मेन मंच था उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, जिसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। इसके साथ ही जो दूसरा एक मंच बनाया गया उस पर पूरे संत महात्माओं को स्थापित किया गया और उनका आशीर्वाद और उनकी गरिमा में उपस्थिति इसमें देखने को मिली। तीसरा मंच जो था उसमें केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके साथ में राजस्थान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मान लो, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मान लो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बहुत गंभीर मुद्रा में दिखी, उनको साइडलाइन किया गया और बहुत दर्दनाक स्थिति से वो गुजर रही थी, उसकी फ़ोटो स्क्रीन पे आ रहे थे। उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कटसी के नाते जो आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो ज़बरदस्त 36 का आंकड़ा या विवाद रहा है, वो दोनों साथ साथ बैठे और दोनों ने खूब सारी बातें बतियाई। अब वो दिल से बातें की या ऊपर के मन से की, ये उनका वो जाने, वो सुर्खियों में है। इसके साथ ही इसमें बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी थी विशेष रूप से प्रदेशाध्यक्ष के ऊपर, खुद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और उनकी जो टीम थी वो संभाल रही थी। लेकिन इसमें जिसको अपन कहें कि जो लाडा की बुआ जो बनने का प्रयास राजेंद्र राठौड़ कर रहे थे और अपने आप को वो शोपीस कर रहे थे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनके समर्थक इससे राजी हो सकते हैं कि हमारे साथ वहाँ पर दिख रहे थे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं बीजेपी की एक ऐसी कोर टीम, ऐसी आरएसएस की प्रबंधन टीम होती है जो सब कुछ प्लान्ड तरीके से करती है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी इसमें थोड़े से उभर कर आए, जिनको एयरपोर्ट पर सीपी जोशी के साथ में वीवीआईपी को रिसीविंग की जिम्मेदारी दी गई, जिनमें चाहे पूर्व दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, केंद्र सरकार के मंत्रीगण हों या प्रधानमंत्री, उनकी सबकी रिसीविंग में सीआर चौधरी की बड़ी भूमिका रही है। डॉक्टर सतीश पूनिया जो है वो मंच पर थे, मुख्य जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रियों और बाहर से मुख्यमंत्रियों का जो मंच था उसके ऊपर उनकी सिटिंग रही। वो नॉर्मल स्थिति में नज़र आए क्योंकि वो बहुत धैर्यवान, सहनशील व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपनी स्थिति को भांपते हुए अपने आप को सही तरीके से मैनेज किया। इसके साथ ही अब सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, किस तरीके से वो चीज़ें करेगी। जैसे मुख्यमंत्री बनते भजनलाल शर्मा ने आदेश जारी किया है, गैस की सब्सिडी 450 रुपये जो सिलेंडर देना है उस पर उन्होंने पहला हस्ताक्षर कर दिया है और भी कई सारे चौंकाने वाले फैसले वो
करने वाले हैं। अभी कैबिनेट की जब मीटिंग होगी और दूसरी चीज़ें होगी, नई टीम उनकी तैयार होगी, तो उन सब चीज़ों के बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अब कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने में और उप मुख्यमंत्री बनाने में की है, उसके बाद में एक मांग उठी थी कि जो राजस्थान की बड़े जनाधार वाले नेता हैं, बड़ी मार्शल कौम है, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो गुर्जर समाज हो, मीणा समाज हो, यादव समाज हो, उनको कैसे साधेंगे। बड़े जो जनाधार वाले नेता हैं, उन जनाधार वाले नेताओं को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, उनकी वरिष्ठता का, उनके अनुभव का किस तरीके से पार्टी और सरकार लाभ लेगी, ये भी अब मुख्यमंत्री अपनी टीम में शामिल करने के लिए इस पर मंथन कर चुके हैं और वो जल्दी उस टीम की भी घोषणा करेंगे। एक इस पूरे समारोह में जो 19 मिनट का समारोह हुआ, लगभग 19-20 मिनट के समारोह पर जो संविधान की परंपराएं हैं उसके अनुसार सारे तामझाम सबसे वीवीआईपी बनाया गया और बीजेपी ने अपने आमंत्रण पत्र में रामनिवास बाग समारोह स्थल लिखा है, जो कि अल्बर्ट हॉल के सामने, पिछली बार 2018 में जब कार्यक्रम हुआ था तो अल्बर्ट हॉल के सामने लिखा गया था। ये बीजेपी हिंदी भाषा को तो निश्चित रूप से बढ़ावा देती है और वो चीज़ उसको थोड़ा सी अलग करने की दिशा में अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं केसरिया रंग में रंगा गया, पूरी केसरिया थीम बनाई गई और उसी के आधार पर पूरे जो सभागार था उस पर भी केसरिया की थीम बनाई गई और लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह और क्रेज दिखा नई सरकार के गठन का, नए मुखिया जी से विशेष रूप से जानने समझने का। हालांकि जो संविधान की परंपराएं कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उस अवसर पर किसी तरह की कोई भाषणबाजी नहीं होती है, सिर्फ शपथ ली जाती है। शपथ में एक पद की शपथ होती है, एक गोपनीयता की शपथ होती है। दोनों शपथ लेने के बाद में वो हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद में वो विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से जो उनको पद और गोपनीयता की शपथ ली है उसके वो योग्य मान लिए जाते हैं और उसके बाद से सरकारी दस्तावेजों पर उनके साइन होने शुरू होते हैं। तो आज से शपथ लेने के बाद में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री अब फाइलों पर, सरकारी कागज़ों पर दस्तखत करेंगे और उसके बाद में काम धाम आगे बढ़ेगा। सरकार की नई अपेक्षाओं को लेकर के बहुत से लोगों की उत्सुकता है कि क्या कुछ बदलेगा। पिछली सरकार में 4-5 मुद्दे जो बीजेपी ने ट्रेंड में किए, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो जिसके लिए एसआईटी गठन की बात इन्होंने की है, अपना जो संकल्प पत्र है वो क्या भाजपा अपनी सरकार का भी संकल्प पत्र बनाएगी, इस बात पर एक तरह से सामने चुनौती है कि उसको किस तरीके से लेंगे। सामने जल्दी बजट आने वाला है, लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरीके का बैलेंस रहेगा। युवाओं की जो अपेक्षाएँ हैं नई भर्तियाँ करने की, रोज़गार पाने की, क्या उन भर्तियों को अटकाया जाएगा या फिर वो जल्दी ही भर्ती करेंगे, ये बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं की थी जन कल्याणकारी, क्या उनको वो कितना रख पाएंगे, मेंटेन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जो गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजना उसको किसी को बंद नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी की नज़र में कौन सी योजना जन कल्याणकारी है और कौन सी राज्य पर अनावश्यक रूप से कांग्रेस ने क्रेडिट लेने के लिए शुरू की है, तो इस बात पर भी चिंतन मंथन शुरू हो गया है। लेकिन अब ये तय है कि भाई साहबों की खूब चलेगी, क्योंकि आरएसएस का इसमें काफ़ी दखल रहा है। मुख्यमंत्री खुद संघ पृष्ठभूमि के हैं और इसके साथ ही अब जो मंत्रिमंडल बनेगा, अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, उसमें भारतीय भवन का काफ़ी दखल रहने वाला है और नई जो पौध तैयार हो रही है नेताओं की, उनको भी संघनिष्ठ होना एक तरह से कंपलसरी जैसा मोदी सरकार ने कर दिया है। और साथ ही साथ अब जो अनुभव मुख्यमंत्री के पास जो भी फ्रेश हैं, उनको जिस तरीके से सलाहकारों की टीम मिली है और जो नई टीम उनकी मिलेगी उसमें काफ़ी कुछ है। अभी एक मैसेज मैंने देखा है जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने अपनी जो प्रमुख टीम है उस टीम के माध्यम से तो उन्होंने कुछ चयन किया है और इसमें टी रविकांत को प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग लगाया गया है, श्रीमती आनंदी को शासन सचिव से सचिव मुख्यमंत्री लगाया है और टी रविकांत को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के लगाया गया है और श्रीमती सौम्या झा को संयुक्त सचिव लगाया गया है मुख्यमंत्री का। ये 3 अफसरों के ट्रांसफ़र सबसे पहले लिस्ट आई है। शशि और
इसके साथ ही शिवचरण शर्मा जो हैं वो ओएसडी बने हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। जैसे पहले देवाराम सैनी ओएसडी थे, उनकी जगह अब भजनलाल शर्मा ने अपना ओएसडी शिवचरण शर्मा को नियुक्त किया है। और शिवचरण शर्मा हमारे निवाई के अलियाबाद के रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो सौम्या झा हैं वो हमारी टोंक की जिला परिषद की सीओ रही है। जब वो सीओ थी तो मैं उनसे कई बार मिला और हमारे कुछ कार्यक्रमों के सिलसिले में हमने उनसे काफ़ी बातचीत की। उस समय हमारी लेडी जो कलेक्टर रही है चिन्मय गोपाल, उनके साथ वो सीओ रही है। उसके बाद में वो होम डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी बन गई सौम्या झा, और अभी वो मुख्यमंत्री की जॉइंट सेक्रेटरी बनी है। निश्चित रूप से अक्षय गोदारा जो कि राज्यपाल के संयुक्त सचिव है, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं जिसमें उनका नाम इसमें है। राज्यपाल की आज्ञा से अक्षय गोदारा संयुक्त शासन सचिव जो राजस्थान सरकार के हैं। और इसके साथ ही अभी आपको नई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की बहुत सारी लिस्ट देखने को मिलेगी। अब अफसर अपने तरीके से एडजस्ट होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो ज़्यादा कोई इधर उधर की जो लाइजनिंग है उसको सेट करने का किसी तरह का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, सरकार जहाँ पर पोस्टिंग देगी वहाँ पर काम करने के लिए अपन तैयार हैं। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से सरकार आगे काम करेगी और जो आने वाला समय है वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मज़दूरों के लिए, कॉमन मैन के लिए किस तरीके से होगा। एक चीज़ इसमें जो मुझे सबसे विशेष जिक्र करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने माता पिता के चरण छूकर उनका चरण वंदना करके आशीर्वाद लिया है, जो बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं स्वयं इसका बहुत समर्थक हूँ कि माता पिता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में उन्होंने आराध्य देव गोविंद देव जी के, गणेश जी के, उधर पिंजरापोल गौशाला में, उन सभी जगह पर वो गए हैं। हालांकि टीवी मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसको धार्मिकता का, हिंदुत्व का पुट देते हुए दिखाया है, लेकिन आप जब पार्टी में रहते हैं तो एक विचारधारा और एजेंडे के तहत काम करते हैं। लेकिन जब आप सरकार के सिस्टम में आ जाते हैं, सरकार के मुखिया बन जाते हैं, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपकी बदल जाती है। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की निष्पक्षता आपकी कार्यप्रणाली में होनी चाहिए। आपने पद और गोपनीयता की शपथ में यही कहा है कि निश्चित रूप से मैं ये ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि के द्वारा जो स्थापित शासन है उस शासन के अनुसार ही मैं किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं करूँगा, ईर्ष्या राग द्वेष से ऊपर उठकर राज्य का शासन चलाने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। तो अब मुख्यमंत्री की ये प्राथमिकताएं विशेष रूप से बननी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक पाखंड में न उलझकर जो सरकार के विधि सम्मत कार्य हैं उनको प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास करें, ताकि नई सरकार के नए विज़न का स्वरूप लोगों को देखने को मिले और उसे एहसास होना चाहिए कि राज्य में जो सरकार बदली है उसने भी अपना एक विज़न प्रस्तुत किया और उस विज़न के अनुसार वो काम कर रहे हैं। बाकी तो केवल ये कार्यक्रम, ये समारोह, ये औपचारिकताएं, ये दिखावे, ये पंप एंड शो तो होते ही रहेंगे, लेकिन क्या धरातल पर जो इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे उसको कितना कर पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। और जिस तरीके से आज जयपुर में पूरी तरीके से आज बीजेपी सरकार के इस ऐतिहासिक जो जलसा था शपथ ग्रहण का, वो सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपस्थिति जयपुर में देकर यह संदेश दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उनको भी उन्होंने मजबूती अभी से देने का प्रयास किया है। कि निश्चित रूप से साथ ही उन्होंने बीजेपी पार्टी की पूरी एकजुटता को, इसीलिए बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके सारे मुख्यमंत्री को यहाँ पर, हालांकि योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में नहीं दिखे, उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे उनके डेलीगेशन के रूप में। और इनके अलावा बाकी गोवा के मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, असम के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और बहुत सारे जो केंद्रीय नेता हैं, चाहे इसमें गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, दूसरे जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पूरी बीजेपी की जो कोर टीम है, जो जिसको अपन कह सकते हैं कि जो फैसले लेने के लिए विशेष रूप से मजबूत है, वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली और उन्होंने एकता दिखाने का प्रयास किया है। अब कांग्रेस के सामने और अन्य दलों के सामने ये चुनौती है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एकजुटता दिखाई है, अब
उनके सामने रिकाउंटर के लिए कांग्रेस किस तरीके से एकजुट हो पाएगी, वो सारी चीज़ अब देखने को मिलेगी। कार्यक्रम समाप्ति के बाद में वापस लौटते हुए आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें किस तरीके से अभी भी करीने से सजी हुई है, जिसका पूरा असर आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो जेलन रोड है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था और ये केवल वीआईपी रूट ही रखा गया था, जिसकी साज सज्जा, जिसकी साफ़ सफाई बहुत अद्भुत तरीके से दिखी। लेकिन ये जो साफ़ सफाई, साज सज्जा है, ये पार्टी के बैनर होर्डिंग तो हट जाएंगे, लेकिन साफ़ सफाई व्यवस्थित रूप से जयपुर की रहे। क्योंकि कई बार जब वीआईपी मूवमेंट होता है तब तो सफाई बहुत चाक चौबंद हो जाती है, लेकिन सामान्य दिनों में बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती है। तो नई सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि निश्चित रूप से एक नई चीज़ें उसमें लाए और सफाई को प्राथमिकता से रखें। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए उनको भी विशेष रूप से ये चीज़ें देखने को यहाँ अभी मिली है। तो ये कंटिन्यूस रहे, ऐसी अपेक्षा रहेगी। और निश्चित रूप से तो आज के इस कार्यक्रम में ये सारी बातें, आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई नए विज़न जो कोई तय मानते हों कि किस तरीके से नए विज़न को हम इसमें शामिल करें, जिसके माध्यम से कि कोई नई बात सामने आए और उस नई बात के तहत कोई और नई चीज़ें हम ढूंढ सकें, देख सकें। और उसके साथ साथ क्योंकि युवाओं का विज़न, युवाओं को काफ़ी फोकस इन्होंने रखा था अपने संकल्प पत्र में, तो उन युवाओं के कल्याण के लिए और विशेष रूप से जो कार्य किए जा सकते हैं वो निश्चित रूप से किए जाने के लिए सरकार वो रखे। और अब आपको ये बता दें कि कार्यक्रम की पूरी समाप्ति के बाद का जो दृश्य है, अब हम यहाँ से निकलेंगे तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि जिस रामनिवास बाग में कार्यक्रम हुआ है उस रामनिवास बाग का ये दृश्य है। यहाँ पर ये अल्बर्ट हॉल है, इसको भी पर्यटकों के लिए कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। और ये सभा स्थल है जहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। और अब कार्यक्रम के बाद में सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से अब हटना शुरू हो गई है। तो यहीं पर इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विचार और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।